नमस्कार। जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड सरकार सतर्क। आज से संक्रमण की रोकथाम के लिए भीड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनना किया अनिवार्य। अस्पतालों में आने वाले संबंधित मरीजों की आरटी-पीसी जांच की जरूरी। उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव 2022 प्रशासन ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। शनिवार को स्टूडेंट्स करेंगे मताधिकार का प्रयोग। शाम को ही परिणाम आएंगे सामने। नए साल से देहरादून की हवाई सेवाओं में होगा विस्तार। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हैदराबाद और पुणे के लिए उड़ान। लंबे समय से यात्रियों की ओर से की जा रही थी मांग। हरिद्वार के ग्रामगढ़ में राजस्व विभाग को झूठी शिकायत देकर परेशान करने का मामला। स्तूर भूमि की पैमाइश होने के बाद हुआ दूध का दूध और पानी का पानी। शिकायत निकली झूठी। उत्तराखंड में मौसम बना हुआ है शुष्क। तापमान सामान्य होने के कारण ठंड में नहीं आई कोई कमी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट। किशमिश पर वर्षा और बर्फबारी के आसार। खबरें विस्तार से। कोरोना के नए वेरिएंट की देश में दस्तक से उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शुक्रवार से भीड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अस्पतालों में आने वाले सर्दी जुकाम बुखार और श्वसन तंत्र से संबंधित मरीजों की आरटी-पीसीआर जांच भी जरूरी कर दी गई है। गुरुवार को सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कोविड की एसओपी जारी की। सभी डीएम और सीएमओ को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना संक्रमित सैंपलों को अनिवार्य रूप से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून भेजें, जिससे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लग सके, नए वेरिएंट और उसके प्रसार को रोका जा सके। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक से उत्तराखंड भी सतर्क। संक्रमण रोकथाम के लिए भीड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य। अस्पतालों में आने वाले सर्दी जुकाम बुखार और श्वसन तंत्र से संबंधित मरीजों की आरटी-पीसीआर जांच जरूरी। देहरादून में भेजे लोगों को कोविड नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाए। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हाई रिस्क आबादी वाले क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से कोविड टीकाकरण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। यशराज, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए देश भर में अलर्ट है, भारत अलर्ट हो गया है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार कितनी सजग नजर आ रही है इस महामारी को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि कोरोना तो एक समय लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा कोरोना ने देश भर में दस्तक दे दी है। वहीं उत्तराखंड राज्य की यदि बात की जाए तो यहाँ पर भी कोरोना के वेरिएंट देखे जा रहे हैं, कोरोना संक्रमित लोग देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर भी सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कल एक बैठक की गई, जिसमें कोरोना को लेकर चिंता जाहिर की गई और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोरोना के मामले को देखते हुए यहाँ पर सभी को सचेत करने की आवश्यकता है। फिर से लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। लोग मास्क पर ध्यान दें, मास्क पहने। इसके लिए पुलिस प्रशासन को भी सजग रहने की आवश्यकता है। पुलिस प्रशासन को भी लोगों को जागरूक कराने की आवश्यकता है। वहीं पर डीएम लेवल पर भी डीएम को भी यह निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में, अपने जिले में वो कोरोना से प्रति लोगों को सजग करें और लोगों को यह बताएं कि वो दूरी 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें।
इसको देखते हुए उसके बाद सीएमओ, यदि अस्पताल की बात की जाए तो सीएमओ को भी यह दिशा निर्देश दे दिया गया है कि सीएमओ भी अपनी अस्पतालों की स्थिति को सही करें, बेड व्यवस्था करके रखें, बेड की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए ताकि कोरोना के जो मरीज आते हैं उनके लिए बेड की व्यवस्था हो। और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति अस्पताल में अपने आप को दिखाने आते, अपनी चेकअप के लिए आते हैं, तो उसको भी सबसे पहले कोरोना का एंटीजन टेस्ट करवाना होगा, आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। उसके बाद यदि किसी भी व्यक्ति को सांस संबंधित कोई परेशानी होती है या हृदय संबंधित कोई परेशानी है या ईएनटी नाक संबंधित कोई परेशानी हो तो उसे भी वो आकर के वो कोरोना टेस्ट करवाएं। उसके बाद स्पष्ट रूप से यह बात कह दी गई है कि सीएमओ ने भी यह बात की। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी जगह यह बात को बताया है। सभी आज उनकी एक बैठक भी की जाएगी स्वास्थ्य विभाग में, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य सचिव और संबंधित अधिकारियों की एक बैठक भी की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास में यह बैठक की जाएगी जिसमें इस पर गहनता से चर्चा चलेगी। और स्पष्ट रूप से यह कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति जिनको भी लगता है कि कोरोना हो गया, यदि वो टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं और पॉजिटिव पाए जाने के बाद यदि उन्हें कोरोना संक्रमण कम दिखता है तो वो घर में ही उनका आइसोलेशन में वो चले जाएंगे। और जिनमें कोरोना की पॉजिटिविटी की रेट काफी ज्यादा दिख रही है तो उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया जाएगा। जी यशराज, अब देखा जाए तो मौसमी बीमारियां भी बढ़ रही हैं और मौसमी बीमारियों में भी सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। अब ऐसे में दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो क्रिसमस आ रहा है, उत्तराखंड पर्यटन स्थल है, नया साल आ रहा है, पर्यटन भी यहाँ पर काफी तादाद में आ रहे होंगे। तो ऐसे में ये सारी व्यवस्थाएं करना सरकार पर कितना भार डाल रहा है और इन सब को किस तरह से सरकार व्यवस्थित कर पा रही है, क्योंकि कोरोना को भी देखना है, आने वाले पर्यटकों को भी देखना है, पर्यटक सीजन है, ये भी कहीं ना छूट जाए, इन सबको ध्यान में रखना है। अभी देखा जाए तो 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे आ रहा है, उसके बाद 1 जनवरी आ रहा है। इसको देखते हुए उत्तराखंड चूंकि एक पर्यटक क्षेत्र है, पर्यटक राज्य है, यहाँ पर पर्यटक काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। अभी यदि बात की जाए कि उत्तराखंड में होटलों की स्थिति की तो मसूरी में 50% होटल बुक हो चुके हैं। लेस डाउन की यदि बात की जाए, लेस डाउन क्षेत्र में करीब 80% से अधिक होटल के कमरे बुक हो चुके हैं। वही होटल के मालिकों पर भी काफी ज्यादा हंसी और चेहरे पे खुशी नजर आ रही है क्योंकि काफी समय बाद इतने ज्यादा पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि पर्यटकों को देखते हुए यहाँ पर काफी ज्यादा कोरोना के चूंकि वेरिएंट आ रहे हैं। यदि पर्यटकों की बात की जाए तो हरियाणा, दिल्ली, यूपी से सबसे ज्यादा आने वाले पर्यटक हैं, पंजाब भी उनमें से एक है। यहाँ पर पर्यटक जब आ रहे हैं तो सबसे पहली बात तो उनसे यह अपील की जा रही है कि वो मास्क पहन कर आए, अपने साथ सैनिटाइजर रखें। और जहाँ पर बॉर्डर है, मतलब एक क्षेत्र से दूसरे सीमा में आने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में आने के लिए जो बॉर्डर पड़ता है वहां पर भी भारी पुलिस बल को भारी मात्रा में तादाद में तैनात कर दिया गया है। जहां पर वो टेस्ट कर रहे हैं वहां पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुछ लोगों को भी, स्वास्थ्य अधिकारियों को भी भेजा गया है, कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को भी भेजा गया है जो वहां से जो आने वाले लोग हैं उनकी कोरोना चेकअप करते हैं और उसी समय सैंपल रिपोर्ट दे देते हैं। जिनका रिपोर्ट निगेटिव पाया जाता है उसको तो आने दिया जाएगा, लेकिन जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव पाया जा रहा है उसे वापस कर दिया जा रहा है। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बूस्टर डोज की भी बात कही जा रही है। सरकार यह भी कह रही है, हो सकता है आज की मीटिंग में यह फैसला ले लिया जाए कि जो भी व्यक्ति इस उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करेंगे वो बूस्टर डोज देंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री ने और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने भी अधिकारी हैं वो सबसे पहले अपना बूस्टर डोज लगा लें, उसके बाद लोगों से भी यह अपील करें कि वो बूस्टर डोज लगाएं। क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो 1 जनवरी भी है, 1 जनवरी को देखते हुए खासा पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। तो पर्यटकों के पर भी निगरानी के रूप में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस विभाग को तैनात कर दिया गया है। पुलिस की निगरानी में स्वास्थ्य विभाग भी गंभीरता से इस चीज को लेते हुए होटलों में भी अगर किसी को किसी तरीके की परेशानी आती, होटल के मालिकों से संपर्क किया जा रहा है कि यदि किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम हो गया है तो होटल के मालिक भी स्वास्थ्य विभाग को यह बता सकते हैं, उनको दिशा निर्देश दे सकते हैं कि भाई इन फला व्यक्ति को यह कुछ परेशानियां आई जा रही है तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आएंगे और उनका फिर से कोविड टेस्ट किया जाएगा। यदि पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको वापस या तो यहाँ पर रख दिया जाएगा या तो वापस उनके राज्य भेज दिया जाएगा। तो यह तो देखने वाली बात है, यह तो जरूर कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या खड़ी हो जाएगी तो प्रशासन के लिए भी और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, क्योंकि भारी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड राज्य आ रहे हैं। और चूंकि इस बात सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यटकों की संख्या में थोड़ी सी कमी देखी जा रही है, क्योंकि पर्यटक यहाँ जो भी आ रहे हैं वो क्लियर रूप से होटलों के मालिक से या रिसेप्शन में जो बैठे हुए उनसे पूछ रहे हैं
कि क्या अभी बर्फबारी हो रही है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मसूरी या लेस टाउन क्षेत्र में भी भारी मात्रा में बर्फबारी नहीं हो रही है। इसको देखते हुए पर्यटक कहीं न कहीं बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। तो यह भी एक मुश्किल घड़ी प्रशासन के लिए आएगी जब उत्तराखंड में बर्फबारी शुरू हो जाएगी, तो वहां पर भी यह भी एक गंभीर हालात और चिंतनीय हालात होंगे कि किस प्रकार से कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल के बाद फिर एक बार उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज बनी हुई है। उत्तराखंड के सभी डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन छात्र संघ चुनावों को शांतिपूर्वक निपटाने की तैयारी में जुटा है। छात्र संगठनों ने भी जोर शोर से चुनाव प्रचार किया। प्रदेश के सभी 119 डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की स्थिति साफ हो चुकी है। 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होंगे और उसी दिन मतगणना होगी। ऐसे में चुनाव से पहले कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव का शोर जमकर सुनाई दिया। माना जा रहा है कि छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई और एबीवीपी में जोरदार टक्कर मानी जा रही है। काशीपुर में आगामी 24 दिसंबर को काशीपुर के राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होना है। बीते 2 वर्षों से कोरोना वैश्विक महामारी के चलते छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाया था, इसलिए इस बार छात्र संघ चुनाव को ध्यान में रखते हुए छात्रों में बहुत ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। इस वर्ष होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए बीते रोज प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन किया गया था, जिसके बाद सुबह से दोपहर तक नामांकन पत्रों की जांच के बाद गुरुवार देर शाम चुनाव के लिए वैध प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई। महाविद्यालय के प्राचार्य रामचंद्र राम ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि इस बार छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर 3, उपाध्यक्ष पद पर 1, छात्र सचिव पद पर 5, संयुक्त सचिव पद पर 2, कोषाध्यक्ष पद पर 2 और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर भी 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्राचार्य राधे हरि ने बताया कि इस बार 5731 छात्र छात्राएं अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिनमें से 2187 छात्र और 3544 छात्राएं हैं। उपाध्यक्ष पद पर 2 ने नामांकन किया, 1 अवैध पाया गया। उपाध्यक्ष छात्रा में एक ही हैं। सचिव के लिए 5 प्रत्याशी हैं, संयुक्त सचिव पर 2 हैं, कोषाध्यक्ष पर 2 हैं, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पर 2 हैं, कला संकाय प्रतिनिधि पर 2 हैं, वाणिज्य संकाय प्रतिनिधि पर 1 है, विज्ञान संकाय प्रतिनिधि पर भी 1 प्रत्याशी है। उपाध्यक्ष पद पर श्री अजय पाल का नामांकन अवैध पाया गया। तो वहीं कोटद्वार में 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव आयोजित होने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर हाथापाई हुई। आपस में हुई हाथापाई से कॉलेज कैंपस में हड़कंप मच गया। चुनाव प्रचार में छात्रों द्वारा आपस में मारपीट को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा कॉलेज में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में छात्रों को शांतिपूर्वक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। हालांकि मीटिंग में छात्र प्रत्याशियों को भी बुलाया गया था, लेकिन बैठक में छात्र प्रत्याशियों की संख्या काफी कम रही। इस दौरान एएसपी कोटद्वार ने कहा कि मतदान और मतगणना के दौरान किसी भी तनाव की स्थिति से बचने के लिए कॉलेज प्रशासन से पूरे सहयोग की अपील की। साथ ही बाहरी छात्रों को रोकने के लिए कॉलेज प्रशासन से सहयोग की मांग की। कॉलेज का चुनाव थोड़ा एक नया चैलेंज अभी इस हफ्ते के लिए हमारा है। हमारे एसएसआई हमने वहाँ पर चुनाव अधिकारी बना रखे, यहाँ से वो प्रॉपर वहीं पर अपने
आपकी मौजूदगी रखेंगे और उस पर्टिकुलर डे में क्लियर कट डायरेक्शन हम एक दिन पहले जो मीटिंग हो रही है छात्रों को और कॉलेज प्रशासन को देंगे। जैसे विजय जुलूस नहीं निकलेगा, जैसे अगर किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े की नौबत आती है तो फिर कानूनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रोहित पवार जुड़े हुए हैं। रोहित, एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्रों के बीच गर्मा गर्मी हो गई चुनाव प्रचार के दौरान। ऐसे में छात्र संघ चुनाव को कराना अब एक चुनौतीपूर्ण हो गया है। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इसको लेकर पहल की गई है, क्या कुछ समझाइश की गई है? जी सर, पॉजिटिव समय में छात्र संघ चुनाव प्रचार होने के लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर सर दोनों ही पार्टियां सर दो तौर से सर कॉलेज में सर प्रचार कर रही है। सर उसी दौरान सर आपस में दोनों ही चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही संघ आपस में भिड़ गए थे, जिसको लेकर बहुत हाथापाई भी हुई और उसके बाद कॉलेज प्रशासन ने संज्ञान में लिया और उसमें पुलिस प्रशासन से उसकी शिकायत भी की थी इस बारे में, जिसको लेकर एसपी महोदय ने निर्देश दिए और एएसपी साहब ने तो वहाँ पर कॉलेज में जाकर एक बैठक आयोजित की, जिसमें सभी छात्र संघ नेताओं को बुलाया गया था और कॉलेज प्रशासन भी इस मीटिंग में मौजूद था और जिसमें बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव कराने के लिए शासन प्रशासन को निर्देश दिए गए और छात्र संघ को भी इसमें निर्देश दिए गए। तो आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में नए साल में हैदराबाद और पुणे को सीधी हवाई सेवा देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से 1 जनवरी से हैदराबाद और पुणे के लिए सीधी हवाई सेवा उपलब्ध होगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर प्रभाकर मिश्रा ने ये जानकारी दी है। 1 जनवरी से सुबह 9:15 बजे हैदराबाद से इंडिगो एयरलाइंस का विमान देहरादून के लिए उड़ान भरेगा, जो कि सुबह 11:30 बजे देहरादून पहुंचेगा। यही विमान आधे घंटे रुकने के बाद दोपहर 12 बजे देहरादून से उड़ान भरेगा, जो दोपहर 2:15 बजे पुणे पहुंचेगा। इंडिगो का यही विमान दोपहर 3 बजे पुणे से देहरादून के लिए उड़ान भरेगा, जो शाम 5:15 बजे देहरादून हवाई अड्डे पर उतरेगा। विमान देहरादून से शाम 5:55 पर हैदराबाद के लिए उड़ान भरेगा और रात्रि 9:40 पर हैदराबाद पहुंचेगा। डायरेक्टर प्रभाकर मिश्रा के अनुसार देहरादून से हैदराबाद और पुणे के लिए लंबे समय से यात्रियों की ओर से मांग की जा रही थी, जिसको देखते हुए ये हवाई सेवाएं शुरू की जा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु बरमूला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, नई साल पर एक बड़ी सौगात देहरादून वासियों को मिलने जा रही है। ये हैदराबाद और पुणे के लिए अब सीधी हवाई सेवा उपलब्ध होगी। क्या कुछ इस पर कहा गया है? क्या कुछ इसका रूटीन रहेगा? कब कब ये हवाई सेवाएं चलेंगी? जी देखिए भानु, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नए साल पर अब उत्तराखंड वासियों को एक सौगात मिलने जा रही है और उत्तराखंड वासियों को नहीं बल्कि पूरे देश को एक सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो काफी अहम है। क्योंकि अगर कोई हैदराबाद से या पुणे से पहले आता था तो उसे दिल्ली होते हुए आना पड़ता था, लेकिन अब वो डायरेक्ट देहरादून आ पाएगा, क्योंकि जिस फ्लाइट में तकरीबन देहरादून पहुंचने में 6 से 7 घंटे लग जाते थे वाया दिल्ली होते हुए, वो फ्लाइट अब तकरीबन 2 घंटे के आसपास में देहरादून में होगी। और नए साल पर हैदराबाद व पुणे के लिए सबसे बड़ी बात है कि सीधी हवाई सेवा शुरू की जा रही है। और साथ ही साथ देहरादून जो एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब विस्तारीकरण हो रहा है। खुद जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करके इसके विस्तारीकरण की भी बात कही थी, रनवे को बढ़ाने की भी बात कही थी और वहां पर तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात की गई थी, जिसमें ताकि जो यात्रा कर रहे यात्री हैं उन्हें कोई असुविधा ना हो। और साथ ही साथ ये हैदराबाद से और पुणे के लिए जो ये फ्लाइट चलने वाली है, 1 जनवरी से ये फ्लाइट चलेगी और 9:15 पर ये हैदराबाद से चलेगी। और ये जो हवाई यात्रा शुरू कर रही है कंपनी, वो कंपनी इंडिगो एयरलाइंस है और 9:15 पर उड़ान भरने के बाद ये 11:30 बजे देहरादून पहुंचेगी और यही विमान आधा घंटे बाद 12 बजे देहरादून से उड़ान भरेगा और 2:15 के आसपास ये पुणे पहुंचेगा। साथ ही साथ वापस 3 बजे ये पुणे से देहरादून के लिए उड़ान भरेगा और 5:15 बजे देहरादून हवाई अड्डे पर उतरेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये के लिए काफी सुगम रहने वाला है। भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर हरिद्वार के गढ़मीरपुर से है। ग्राम पंचायत गढ़ में स्तूर भूमि की पैमाइश होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब शिकायतकर्ता के ऊपर भी पीड़ित कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन देगा। पीड़ित इंतजार अली का कहना है कि उनके ऊपर जिन लोगों ने झूठे आरोप लगाकर उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उनके खिलाफ वो जिलाधिकारी को लिखित शिकायत करेंगे। शिकायतकर्ता का तो ये था कि हमारी जो चक्रोड है ग्राम समाजी संपत्ति है या सफल संपत्ति है, यदि उस पर कोई अतिक्रमण है तो उसके बारे में प्रार्थना पत्र दिया था, वो हमने चिन्हित कर दिया और चिन्हित करने के बाद जो है जो अतिक्रमण पाया गया उनसे पहले वो सब हटाने के लिए तैयार है। तो वहीं उत्तराखंड में इस महीने बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने वीडियो जारी करते हुए जानकारी दी। सिंह ने कहा कि हालांकि 25-26 तारीख को मौसम शुष्क रहने के आसार हैं, लेकिन बरसात और बर्फबारी के आसार नजर नहीं आ रहे।
अक्सर दिसंबर के माह में धीमी बरसात के साथ मौसम ठंड की ओर करवट लेता हुआ नजर आता था, लेकिन इस वर्ष कहीं ना कहीं जनवरी तक प्रदेश भर में बरसात और बर्फबारी नजर आएगी। दिसंबर या में देख रहे हैं कि अभी तक कुछ रेनफॉल एक्टिविटी या स्नोफॉल एक्टिविटी प्रदेश में नहीं मिली उत्तराखंड में, और इसी तरह की जो सिचुएशन है वो करीब नवंबर में भी रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो कम रेनफॉल एक्टिविटी है, स्नोफॉल एक्टिविटी, ये कृषि और बागवानी के लिए भी जो है अच्छा नहीं है। और आगे भी जो है एक्टिविटी, अगर एक वीक में बात करूँ, आज 22 से लेकर 30 तारीख तक के बीच में, तो कोई विशेष एक्टिविटी नहीं है। 25 को आप देखेंगे थोड़ी बदली छाएगी, 26 को भी रहेगी, और छुटपुट लाइट एक्टिविटी रेन या स्नो की जो हाई रीचेज है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की, उनमें थोड़ी बहुत हल्की या हल्की एक्टिविटी कहीं कहीं पर वो मिल सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे ब्यूरो चीफ SN पंत देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। SN पंत, मौसम विज्ञान के वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी बर्फबारी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, कोहरे जरूर छाया रह सकता है। प्रदेश में मौसम का क्या कुछ हाल बना हुआ है? बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है, धूप खिली हुई है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर बाद समय गुजरता चला जाएगा, उसके बाद जो बादल है वो एक बार फिर से आसमान को अपने आगोश में ले लेंगे। और कमोबेश ये स्थिति पिछले एक हफ्ते से लगातार बनी हुई, जिस कारण से जो मेडिकल अगर के तौर पर हम देखेंगे, डॉक्टरों के मुताबिक देखें, तो उससे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि शुष्क रहती है। और साथ ही साथ जो नमी है, वो रात में जो पाला गिर रहा है, उसकी वजह से भी जो छिटवन है वो बढ़ जा रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने ये जरूर कहा है कि 27 तारीख के बाद जो पश्चिमी विक्षोभ है, उसके आने के कारण उत्तराखंड में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी की संभावनाएं बन रही है, और जो 3000 फीट से नीचे वाले इलाके हैं वहां पर घना कोहरा हो सकता है और आंशिक रूप से बूंदाबांदी की एक उम्मीद जताई है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो कड़ाके की ठंड है वो